नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का मेरा वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन का है। बिजनेस कम्युनिकेशन का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, लेकिन इस प्लेलिस्ट में मैं फिर से वीडियोस बना रहा हूं। इसे न्यू तरीके से समझाऊंगा आपको ताकि जो अच्छे से समझ में आए, और ये भी बताऊंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है। अगर आप BCom या फिर BBA या फिर BCA के कोर्सेज के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो बिजनेस और कम्युनिकेशन में क्या अंतर है? बिजनेस जो है वो व्यवसाय होता है किसी भी तरीके का, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर कोई छोटा मोटा दुकान हो। और कम्युनिकेशन की उसके अंदर जो भी कस्टमर आते हैं या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ है, सीनियर्स जूनियर्स जो भी है, तो उनके साथ आपका किस तरीके से आप उन लोग से बातचीत करते हो, अपना प्रॉब्लम्स को उन्हें किस तरीके से अपने सीनियर को बताते हो या फिर दूसरे का प्रॉब्लम को ठीक करते हो, ये बताता है। अगर हम लोग इजीली वे में समझें, इससे भी इजी वे में, कि आप लोग जो दूसरे कंट्री के या फिर दूसरे किसी पर्सन से जो दूसरे स्टेट से हो, उनसे जब बात करते हो आप कौन से लैंग्वेज का यूज़ करते हो। आप अपना लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सको क्योंकि उनको हो सकता है आपका लैंग्वेज नहीं आता हो, तो आप उससे कॉमन लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश, तो आप उसे इंग्लिश वर्ड से इंग्लिश लैंग्वेज से बातचीत करते हो और उनके फीलिंग्स को, अपने फीलिंग्स को बताते हो या फिर समझते हो। तो यही होता है कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में भी यही चीज़ होता है, सेम चीज़ होता है जो हम लोग लोकल आम टाइम पे करते हैं, आम जीवन में करते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन आया कहाँ से है? कम्युनिकेशन आया है हम लोग का लैटिन वर्ड जो है कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन की, यानी कि आम बात, आम चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे उसके डेफिनेशंस को समझते हैं। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन के यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशंस लिखे, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज एंड ओपिनियंस बाय 2 or more पर्सन। तो सबसे पहला तो कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में होता है या फिर 2 लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा के बीच में होता है। एक आदमी के बीच में कभी कम्युनिकेशन होता नहीं है। अगर उससे हम लोग ऐसे बात तो हम लोग अपने आप से करते हैं, लेकिन अगर आप लोग ऐसे पब्लिकली अगर अपने आप से बात करोगे तो आपको लोग पागल कहेंगे। तो ये चीज़ नहीं होता है। तो बातचीत जो भी होता है वो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि उनका दूसरे लोगों का आइडियाज़, दूसरे लोगों का फैक्ट, दूसरे लोगों का ओपिनियन एक्सचेंज होता है कि आपका ओपिनियन कैसा है, उनका ओपिनियन कैसा है, आप किस फैक्ट पे बात करें, वो किस फैक्ट पे बात कर रहा है, इस तरीके से। तो ये कम्युनिकेशन का एक पर्पस होता है, ठीक है। एक और हम लोग देख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका मतलब भी वही होता है। ये बेसिकली मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी किसी इंडस्ट्री के अंदर काम होता है, जो किसी इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन बातचीत होता है, वो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं और क्या बातचीत करते हैं। द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो आपको कम्युनिकेशन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसके नेचर्स की, उनके नेचर और फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है? इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पीपल। तो हाँ, ये कम से कम 2 लोगों के बीच में होता है। 2 वे प्रोसेस, इसको बातचीत करने का हम लोग का 2 वे प्रोसेस होता है, एक तो ओरल, एक तो रिटर्न, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, की आप किस पर्पस पे उस आदमी से बात करना चाहते हो। आप किसी कंपनी के मीटिंग पे बात कर रहे हो या फिर किसी सेल्स और फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर रहे हो या फिर मैनेजर टू मैनेजर पोस्ट पे बात कर रहे हो या फिर किसी प्रॉब्लम पे बात कर रहे हो, तो आपका एक तो पर्पस भी होना चाहिए। फिर आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बातचीत करने का भी अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो क्या क्या होता है? वर्बल और नॉन वर्बल। इन सभी के ऊपर मैं हम लोग आने वाले वीडियो पे हम लोग जानेंगे अच्छे से। फिर आता है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, कि इसमें एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की इसमें
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरीके का लेवल होता है या फिर 3 से ज़्यादा भी लेवल में होता है। अगर मैं आपको इजी तरीके से समझाऊं, एग्जांपल देके, तो हम लोग अपने स्कूल को देख सकते हैं कि स्कूल में देखते हैं स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के ऊपर प्यून्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, फिर उनके ऊपर प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अगर हमें अपना कुछ प्रॉब्लम बताना है कि हमारे क्लास में ये नहीं है वो नहीं, तो हो सकता है हम लोग अपने सबसे पहले मॉनिटर को बताएंगे, क्लास मॉनिटर क्लास टीचर को बताएगा, क्लास टीचर फिर जाकर प्रिंसिपल को बताएगा, ऐसे। तो ये सब होता है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स, और ये जो स्कोप होते हैं स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन वो वर्ड से कहीं ज़्यादा होते हैं। फिर आता है नीड फॉर कम्युनिकेशन, कि उनका नीड क्या क्या होता है। तो चलिए वो भी देखते हैं नीड फॉर कम्युनिकेशन क्या है। ग्रोथ इज अ साइज ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे बिजनेस का साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है कि अगर आप मान लेते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल में अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, कर रहे हो, और फिर चाहते हो कि आप एक ही बार साउथ इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहोगे, तो आप वो कैसे करोगे? आपको तो वहाँ का लैंग्वेज आता नहीं, तो आपको वहाँ के लोगों को आपको चुनना होगा कि ये पर्सन जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। तो उस पर्सन का क्या, उस लोकेशन को वो जानता है, उस लोकेशन का लैंग्वेज को वो जानता है, तो इससे आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा। फिर आता है एडवांस टेक्नोलॉजी। वेस्ट बंगाल में आपको कुछ टेक्नोलॉजी मिलते हैं, साउथ इंडिया में आपको दूसरा टेक्नोलॉजी मिलता है, पॉलिसीज आपको देखने को मिलते हैं, नए नए पॉलिसीज, नए रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके से। फिर आता है अचीव ऑब्जेक्टिव्स, कि आप उन सभी कम्युनिकेशन के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करोगे। फिर कॉम्पिटिशन, जो भी टफ कंपटीशन है उसे आप देखने की कोशिश करोगे कि मार्केट में आपसे अच्छा कौन है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। फिर आता है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, की फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्पेशलाइजेशन लेकर आ रहे हो, या फिर आप अपने अंदर अपने एम्प्लॉय के अंदर क्या स्पेशलाइजेशन देख रहे हो, वो कौन से लैंग्वेज में किस तरीके से बात कर सकता है, कितना अच्छा बोल सकता है। फिर आता है ट्रेड यूनियन मूवमेंट, फिर उसका जो ट्रेड यूनियन यानी कि जो हर कंपनी के अंडर में होते हैं कुछ यूनियन, कुछ पार्टीज होते हैं, उनका क्या मूवमेंट है। फिर आता है ह्यूमन रिलेशन, की आपका और एम्प्लॉय का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों का एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार है, कैसा बिहेवियर है आप दोनों का, आपका रिलेशन कैसा है। उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आपका एम्प्लॉय किस तरीके से लोगों से बात करता है, यानी कस्टमर से बात करता है। ये आता है नीड फॉर कम्युनिकेशन के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, कैसे होता है? तो सबसे पहला होता है सेंडर। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं सेंडर यानी कि जो मैसेज भेज रहा है, फिर एनकोड वो मैसेज समझता है, फिर वो सेंडर पहले सोचता है कि वो क्या मैसेज भेजेगा, किस पर्पस पे उसको मैसेज भेजना है। उसके बाद वो मैसेज बनाता है, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन करता है, उसे लिखता है और फिर उसे भेजता है रिसीवर के पास। फिर रिसीवर उसका मैसेज को पढ़ता है, डिकोडिंग करता है, यानी कि समझता है, पढ़ता है, और फिर सोचता है कि उस पर फीडबैक दे या नहीं दे। फीडबैक दिया तो अच्छा बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो ये एक तरह का सर्कल है, इसी सर्कल में हमेशा कम्युनिकेशन होता है। तो ये आपको सर्कल बहुत ही अच्छे से समझ लेना होगा। पीडीएफ मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोट्स को। फिर आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या है वो समझते हैं। तो कम्युनिकेशन का टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है ओरल, रिटन, और नॉन वर्बल के साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के अंदर आता है विजुअल, ऑडियो, नाइसिस, और साइन लैंग्वेज के अंदर आता है विजुअल कम्युनिकेशन और ऑडियो कम्युनिकेशन। फिर बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है किनाइसिस, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स। ये सब उनके टाइप्स होते हैं, ये सारे टाइप्स होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो 2 पार्ट्स में होते हैं, ओरल में और रिटन में। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि वर्बली हम लोग किसी भी एम्प्लॉय से या फिर किसी भी कस्टमर से या फिर किसी भी पर्सन से किस तरीके से बात कर सकते हैं, या तो बोलकर या तो उसे लेटर हेड में लिख कर, कि आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आप उसे रिटर्न में दे सकते हो। अगर आपको अपना परेशानी किसी को बताना है या फिर आपके सामने जो एम्प्लॉय है या फिर कस्टमर है उसे आपको बोलना है, तो आप उसे बोलकर अपने प्रॉब्लम को बोल सकते हो। तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन। It is the use of sound and words to express you, especially in the contrast to using gesture and mannerism.
ऑपोजिट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट हैज टू टाइप्स, ओरल एंड रिटन। तो ये बिल्कुल ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऑपोजिट साइड पे आता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग ओरली या फिर रिटन तरीके से बता सकते हैं या फिर दूसरे को समझा सकते हैं। तो ये तो था। अब हम लोग ओरल समझते हैं कि ओरल क्या होता है। जैसे कि हम लोग तो बेसिकली जानते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ओरल कम्युनिकेशन थ्रू the spoken word is known as oral communication. Word chosen in oral communication should be taken very carefully so that the exact meaning is conveyed. The sender of the message is the speaker and the listener is the receiver of the message. तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन को ये बोला गया है कि ओरल कम्युनिकेशन बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप जब किसी कुछ बात कर रहे हो तो आपको बहुत ही सोच समझ कर बोलना पड़ता है। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, ताकि आपको जो बात को है अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं किस पर्पस पे और किसे समझा रहा हूँ और किसे बोल रहा हूँ। अगर कितना बार ऐसा होता है कि आप बोल कुछ रहे हो, लोगों को बोलना कुछ चाहते हो, लेकिन वो आदमी समझता कुछ है, तो ये होता है ओरल। तो यहाँ पे सेंडर को जो है मैसेज अच्छी तरीके से बताना पड़ेगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, और रिसीवर यानी कि जो लिसनर जो है उसे अच्छी तरीके से समझना हो कि वो किस पर्पस पे बोल रहा है। तो आपको ये दोनों समझना होगा। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। तो इसके मेरिट्स में आते हैं सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी। तो मेरिट्स का यहाँ पे यानी कि एडवांटेज, इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें टाइम जो होता है वो बहुत कम लगता है और इमीडिएट फीडबैक मिलता है। फिर सेव पेपर वर्क, फिर बिल्ड्स अ हेल्दी क्लाइमेट। आप अगर उससे अच्छे इन्वायरमेंट पे बात करो, अच्छे तरीके से बात करो, तो आपका बात करने का तरीका से भी आदमी जो है इम्प्रेस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी को अच्छे से बात करो, अच्छे से अपना इंप्रेशन दिखा रहे हो, अच्छे से इंप्रेशन जमा रहे हो, तो वही आपका लास्ट इंप्रेशन भी होता है, ताकि आपको आदमी उसी से जज कर लेता है कि वो आप किस तरीके के लड़के हो या फिर किस तरीके के लड़की हो, ये समझ लेता है। फिर आता है बेस्ट टूल्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इमरजेंसी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द होता है। अगर मान लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपके सामने उसका फ़ोन रहता है, तो आप उस पर्सन के फोन को खोलकर उसके फैमिली वालों को फोन करोगे या फिर उसके फ्रेंड्स को फोन करोगे, तो आप वहां पे रिटर्न राइट करके मैसेज टेक्स्ट नहीं करोगे। आप वहां पे तुरंत उसे कॉल करके ओरली बोलो कि हाँ इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया इस जगह में, तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाइए, मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। तो इस तरीके से होता है। तो ये सब एडवांटेज होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, यानी कि डिमेरिट्स क्या होता है, ग्रेटर चेंज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें हो सकता है जो जिससे आप मैसेज दे रहे हो उसे समझ में नहीं आए ठीक से। फिर आता है बैड स्पीकर, हो सकता है आपका लैंग्वेज बात करने का ठीक नहीं लगे किसी को। फिर इनइफेक्टिव फॉर लेंथली कम्युनिकेशन, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। लोअर रिटेंशन रेट, आप अगर अच्छे वैल्यूएबल पर्सन नहीं हो या फिर आप उतने वैल्यूड पर्सन नहीं हो सकता है कि आपके बातों को जल्दी कोई सुनने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल का बात करें, मैं एज अ फ्रैंकली बात करूँ कि स्कूल में हो और अगर कोई बैक बेंचर अगर आपको कुछ बोल रहा होता है तो आप उसके बात को ध्यान नहीं देते हो। वही अगर क्लास का मॉनिटर अगर पूरे क्लास को कुछ बोल रहा होता है तो आप उसके बात को ध्यान से सुनते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक डर रहता है कि हो सकता है मैं अगर उसके बात को नहीं सुनूं और कुछ बदमाशी करूं तो वो आपका नाम जो है क्लास टीचर को जाके दे दे और क्लास टीचर आपको पनिशमेंट दे। तो यही कारण होता है कि आपके पास पावर होना चाहिए। फिर आता है लीगल नो वैलिडिटी। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप अपने कॉमनली बात करें कि आपका एग्जाम हुआ, आपका एग्जाम का रिजल्ट निकला और आपने ओरली बोल दिया कि चलो आज मैं पार्टी दूंगा, तो ये लीगल तरीका से नहीं होता है। अगर शाम को अगर आपके फ्रेंड मिलते तो अगर आपको बोले कि मैंने कहा था कि वो पास हो जाएगा तो तुम पार्टी दोगे, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि नहीं मैं नहीं दूंगा। आप उनके अपने बात से मुकर भी सकते हो मैंने कब बोला। तो ये होता है लीगल। और वही चीज अगर हम लोग रिटन फॉर्म में देखें उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेरिट्स में कि उसके जो एक्यूरेट और प्राइसेस है वो सही टाइम पे होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपको छुट्टी लेना है या फिर आपको शादी का कार्ड जो है इवेंट में आपको जाना है या फिर शादी का कार्ड किसी को देना है, तो आप उसे लेटर फॉर्म में देते हो कि इस तारीख को आपको आना है, इस तारीख को आपका शादी है या फिर कुछ भी हल्दी का रस्म या कुछ भी है।
तो ये एक्यूरेट टाइम के साथ होता है, ये टाइम टू टाइम आपको करना है और उसी टाइम पे होना भी चाहिए। छुट्टी अगर आपको चाहिए तो आप उस लेटर में लिखोगे मुझे इस तारीख से इस तारीख तक छुट्टी चाहिए। तो यही सब होता है। फिर आता है परमानेंट रिकॉर्ड। फिर ये एक तरह का रिकॉर्ड बन जाता है कि हाँ, आपने इस पर्सन इस तारीख के लिए इतने तारीख से इतने तारीख तक का छुट्टी मांगा था और आपको छुट्टी मिला था। सुटेबल और लेंदी कॉम्प्लेक्स मैसेज, और ये बहुत सुटेबल भी होता है लेकिन बहुत सारा लेंदी मैसेज भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है कि अगर आपने बताया तो सब कुछ ठीक है लेकिन आपने उसमें मेन पर्पस ही नहीं बताया कि ये किस पर्पस के लिए आपको आप मैसेज भेज रहे हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग जो लेटर लिखते हैं उसमें हम लोग टॉपिक या सब्जेक्ट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट में सब्जेक्ट या फिर टॉपिक लिखते हैं ताकि आपको वो पर्पस जो है दूसरे को समझ में वो किस पर्पस पे लेटर लिखा है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिला है वो फिक्स्ड होता है। उसके बाद लीगल वैलिडिटी, इसमें आप लीगली सही तरीके से यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से कर सकते हो। फिर आता है डीमेरिट। डीमेरिट्स इसके ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ मैं बता देता हूँ। स्लोअर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपका जो मैसेज आपका जो कम्युनिकेशन वो होगा वो धीरे धीरे होगा। जैसे कि मैं आज से पहले 20 ईयर्स या 30 ईयर्स पहले की बात करूं तो यहाँ उस टाइम पे क्या था, लेटर्स चलते थे, तार चलते थे, फैक्स चलते थे, ये सब। तो आप अभी मैसेज भेज रहे हो तो लेटर वो 3 दिन 4 दिन बाद उस पर्सन को पहुंचता था, फिर वहां से वो 3 दिन 4 दिन बाद रिप्लाई करता था, फिर आपके पास 3 दिन 4 दिन बाद आता था। तो ये होता है स्लोअर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर डिले क्लेरिफिकेशन, फिर अगर आपके कुछ डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हो और लेटर में आप लोग बात कर रहे हो या फिर ईमेल पे बात कर रहे हो तो हो सकता है कि वो ईमेल का जवाब तुरंत नहीं दे। खासकर सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अधिकतर ईमेल का जल्दी रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। इतने सारे मेल्स आते हैं, इतने सारे लेटर्स आते तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ सभी को, कुछ कुछ को रिप्लाई दे पाता हूँ। तो ये होता है डिले इन क्लैरिफिकेशन। फिर होता है लीड टू मच ऑफ पेपर वर्क। फिर इसमें बहुत सारा पेपर वर्क भी होता है। तो इसमें पेपर वर्क जो है, पेपर वर्क के कारण आपका पेपर भी वेस्ट होता रहता है। तो इस तरीके से इसका डिमेरिट होता है। अब हम लोग इसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। It is that type of communication those are expressed without written or spoken in words. It have two types, sign and body language. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जो रिटन फॉर्म में और ओरल फॉर्म में नहीं होता है। ये बिल्कुल ही ओरल लैंग्वेज के, ओरल कम्युनिकेशन के ऑपोजिट में होता है और ये साइन लैंग्वेज या फिर बॉडी लैंग्वेज से हम लोग समझते हैं। तो साइन लैंग्वेज में क्या क्या आता है, विजुअल लैंग्वेज और ऑडियो लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, नाइसिस, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स और हैप्टिक्स। तो चलिए उसे भी हम लोग देखते हैं क्या है। तो साइन लैंग्वेज क्या होता है? साइन लैंग्वेज का मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं विजुअल और ऑडियो में कि अगर मेरे वीडियो को अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो आप उसे सुन सकते हो, ईयरफोन लगाए हो तो आप उसे सुन सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर आप मेरे वीडियो को नहीं भी देख रहे हो तब भी आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस पर्पस पे बात कर रहा हूं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो ये होता है ऑडियो लैंग्वेज। विजुअल लैंग्वेज क्या होता है, आप बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट या फिर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें उसमें आदमी बोलता तो नहीं लेकिन उसमें वो टेक्स्ट करके या फिर उस वीडियो में जो काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उस परफॉर्मेंस को देख के आप समझ जाते हो कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं टॉम एंड जेरी या फिर चार्ली चैपलिन या फिर मिस्टर बीन, तो इसमें आप लोग देखते कि वो लोग बात नहीं कर रहे होते लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स है, उनके जो एक्ट्स है, वो एक्ट देख के आप समझ जाते हो कि वो किस पर्पस पे चल रहा है, उसका पर्पस क्या है बताने का। तो ये होता है विजुअल लैंग्वेज और ऑडियो लैंग्वेज। तो यहाँ पे विजुअल में हम लोग एक तो एग्जाम्पल देख सकते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में क्या विजुअल हो जाता है, उसका सायरन जो ऊपर ब्लू लाइट या फिर रेड लाइट जलता है या फिर ऑरेंज लाइट जलता है या फिर प्लस का साइन या फिर डॉक्टर का साइन या फिर पुलिस का साइन, जो भी है वो एम्बुलेंस के साथ होता है। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ कलर, तो वो भी एक विजुअल के अंदर आता है। विजुअल में ट्रैफिक सिग्नल हो जाता है कि रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है, ब्लू है, कोई भी जो भी कलर्स हैं वो सब। तो रेड से मतलब रुक जाना होता है, ग्रीन मतलब चलना होता है, ऑरेंज या फिर येलो का मतलब होता है कि स्टार्ट होने वाला है या फिर अब ग्रीन आने वाला है, सिग्नल स्लो हो जाइए, ये सब होता है। फिर आता है ऑडियो। ऑडियो में कार का हॉर्न समझ में आता है, स्कूल का बेल समझ में आता है, जो भी आपको सुनाई दे रहा हो। गाना, आप कितनी बार आप MP3 गाना सुनते हो,
तो उसमें तो आप फोन नहीं देख रहे हो, उसमें आप गाना प्ले कर दिए, फोन को लॉक कर दिए और अपना सुन रहे हो। तो इस तरीके से होता है। तो यही सब होता है साइन लैंग्वेज। अब आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है, इसको हम लोग 4 पार्ट्स हम लोग देखे हैं। तो आता है यहाँ पे नाइसिस। नाइसिस का मतलब होता है कि बॉडी जेस्टर क्या होता है, पोस्चर क्या होता है, आई कांटेक्ट क्या होता है। पोस्टर और जेस्टर का मतलब होता है कि जैसे कि मैं बात करूं, किसी क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को और उसमें अचानक वो क्या दिखता है कि अगर वो जब बोलता है कि आपको ये बात समझ में आया, तो वहां पे सभी स्टूडेंट सर हिलाते हैं हाँ में या फिर ना में, तो फिर वो जेस्टर से समझ में आ जाता है, समझ जाता है कि हाँ उन लोग को उनका जो बात है वो समझ में आ गया, उसमें जो समझा है उसे समझ में आ गया। तो ये होता है जेस्टर एंड पोस्चर। या फिर आई कांटेक्ट में भी कई बार ऐसे होते हैं। अगर टू बी फ्रैंक में बात करूं कि अगर आप कुछ बदमाशी कर रहे हो और वो घर वालों को पता चल गया, फिर आपके मम्मी पापा के सामने आप कुछ बदमाशी करो, तो आपके मम्मी पापा आपको देखेंगे, तो आपका जब उनके साथ आई कांटेक्ट होता है तो फिर आप समझ जाते हो कि वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या फिर प्यार भरी आंखों से देख रहे हैं, इस तरीके से। तो ये सब होता है बॉडी लैंग्वेज। फिर आता है पैरल लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉइस, पिच, पल्स, वॉल्यूम और वेरिएशन। इसमें आपको अलग अलग तरीके से वॉइस से या फिर पिच या फिर पॉज से आपको उसके वॉल्यूम से समझ में आता है कि अगर वो ऊंची आवाज में बात करे तो जाहिर है वो गुस्सा में है, या फिर लाउडली बात कर रहा है तो फिर हो सकता है आप बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में हो और आपको उसका आवाज ठीक से नहीं आता हो, इसलिए वो जोर जोर से बोल रहा हो। पिच यानी कि धीरे धीरे वो बोल रहा हो, वॉइस या फिर आराम से या फिर कॉल में आपको बोल रहा हो, इस तरीके से। तो इसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, यहाँ पे पॉलीमिक्स लिखा है, गलती से मैंने यहाँ पे पॉलीमिक्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पे होगा प्रॉक्सिमिक्स। तो प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, इट मीन्स ऑफ स्पेस और proxemics is taken by the word proximity which means closeness, कि आप कितने क्लोज होके उस पर्सन से बात कर रहे हो, आप कितने क्लोज है। जैसे कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है तो आपका जो है उसका हर बात आपको पता होता है और आपका हर बात उसे पता होता है। तो ये होता है प्रॉक्सिमिक्स, कि आप एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से जानते हो, सोशल स्पेस क्या है, पर्सनल स्पेस क्या है, आप दोनों के बीच में कितना गैप है, कितना रिलेशनशिप का डिस्टेंस है। तो ये सब होता है। फिर आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या आता है, ये हैप्टिक्स जैसे कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किसी भी एनिमल से अगर बात कर रहे हो तो, या फिर डॉग या कैट या फिर किसी भी पेट जो आप लोग घर में पेट रखते हो, तो उससे तो आप देखते हो कि हाई फाइव करते हो या फिर हैंडशेक करते हो, तो डॉग्स अपने हैंड्स को उठाते हैं या फिर हाई फाइव देते हैं, या फिर अपने फ्रेंड से मिलते हो हैंडशेक करते हो। तो ये होता है हैप्टिक्स, कि आप उसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये सब आता है बॉडी लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।